नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मुकाबला। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। साबरमती रिवर फ्रंट पर हम मौजूद हैं। चर्चा गुजरात चुनाव को लगातार हम उसको लेकर कर रहे हैं, उसके मुद्दों को उठा रहे हैं। एक तरफ गुजरात में तमाम राजनीतिक दल गुजरात चुनाव को साधने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं निगाहें दिल्ली की एमसीडी चुनाव पर भी लगी हुई हैं। केजरीवाल गुजरात के भी चक्कर लगा रहे हैं और अब तो लिखकर ये दावा कर रहे हैं कि गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताबड़तोड़ रैलियां गुजरात में हो रही हैं, तो राहुल गांधी 2 दिन गुजरात में बिताने के बाद अब मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा करते हुए नजर आ रहे हैं। इन सब के बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आज एक बार फिर से जनसंख्या नियंत्रण का मुद्दा उठा दिया और कानून बनाने की मांग इस पर कर डाली। सवाल यह है कि गुजरात के बीचों बीच क्या जनसंख्या नियंत्रण का ये मुद्दा ध्रुवीकरण की कोशिश है? इन्हीं तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप सुनिए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने क्या कहा। भारत को चौतरफा विकास के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना जरूरी है। चाइना 1 मिनट में 10 बच्चे और भारत में 1 मिनट में 30-31 बच्चे, हम कहां से कम्पीट कर पाएंगे? इसलिए देश में एक ऐसा कानून लाना चाहिए। इसे राजनीति के चश्मे से नहीं देखना चाहिए, इसे धर्म के चश्मे से नहीं देखना चाहिए, इसे देश के चश्मे से देखेंगे तो आपको लगेगा कि एक ऐसा कानून हो जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध सभी पर समान रूप से लगे। लेकिन कानून ऐसा कड़ा कानून होनी चाहिए जो ना भी माने उसे मानना पड़े। उस पर सरकारी सारे नियम लागू होनी चाहिए। सरकारी चीजों से उन्हें मुक्त करना चाहिए जो ना माने, और तो और वोटिंग राइट भी समाप्त कर देनी चाहिए। बैरिस्टर साहब हैं, वो पता नहीं उनके डीएनए में जिन्ना का डीएनए बैठ गया और वो आज तक देश में नफरत छोड़ करके कुछ नहीं फैलाते। वो गजवाए हिंद के समर्थक है और आज देश को गजवाए हिंद नहीं चाहिए, भारत माता का सपूत चाहिए। तो आपने सुना केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने क्या कहा। उन्होंने एक बार फिर से चिंता जाहिर की है कि देश की बढ़ती जनसंख्या देश के लिए आने वाले वक्त में मुसीबत बन सकती है और इसे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही एआईएमआईएम पर भी निशाना साधा, असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधा। इन्हीं तमाम मसलों पर हम चर्चा करेंगे। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ बेहद खास मेहमान इस वक्त हैं। आलोक शर्मा हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए के शर्मा जी हमारे साथ हैं और एआईएमआईएम का पक्ष रखने के लिए जैनब शेख हमारे साथ हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। के शर्मा जी, आप ही के साथ शुरुआत करूंगी। अब जब 3 दिन का वक्त बचा है गुजरात चुनाव में, उससे ठीक पहले एक बार फिर से जनसंख्या नियंत्रण का जिन आप बोतल से बाहर निकाल कर ले आए हैं। सवाल यह है कि क्या ये ध्रुवीकरण का नया तरीका है? अब नहीं, ये कहना कि ये जिन बाहर ले आए हैं, ये तो हमारी पहले से ही चर्चा चल रही है कि ऑलरेडी जनसंख्या नियंत्रण के कानून बनने चाहिए। उसके विषय में कई जो है कमेटियां भी बनी हैं, कई सुझाव भी आए हैं और आगे आने वाले समय पर उस पर जब सुझाव भी आएंगे तो उस पर विचार भी करेंगे कि कैसे उसको करना है, कैसे लागू करना है। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आता है कि जनसंख्या नियंत्रण की बात करने यानी जैसे प्रारंभ होती है, आखिर लोगों के पेटों में दर्द क्यों होने लगता है? क्या ये समस्या नहीं है? ये समस्या नहीं है जनसंख्या जो इस तरह से जो वृद्धि हो रही है, तो उस पर नियंत्रण की यदि कोई बात होती है तो मैं देखता हूं एक वर्ग विशेष में या एक खास राजनीतिक दलों में इस बात को लेकर क्यों तड़प पहुंच जाती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि उस पर अभी ठीक है, अभी उसमें सुझाव आने दीजिए, विचार बनने दीजिए। हाँ, लेकिन जनता के बीच में चर्चा के लिए वो विषय को रखना भी, ये भी एक राजनीतिक दलों का कर्तव्य है, जो कि हमने किया भी है और करेंगे भी। आलोक शर्मा जी, किसके पेट में दर्द होता है? जो इशारा के शर्मा जी कर रहे हैं, किसकी तरफ कर रहे हैं कि जब हम जन सरोकार का मुद्दा उठाते हैं तो एक विशेष वर्ग में, कुछ राजनीतिक दलों के पेट में दर्द हो जाता है? कौन है ये लोग? देखिए, मुझे लगता है कि चुनाव के 3 दिन पहले इस तरह का विषय उठाना अपने आप में सब कुछ बयां कर देता है। 8.5 साल से आपकी सरकार है, आपने अपने यहाँ पर क्यों नहीं बिल लेकर आए? 8.5 साल से चर्चा चल रही है। हमारे भाई के शर्मा जी ने कहा कि चर्चा चल रही है, सुझाव लिए जा रहे हैं, कमेटी बन गई है।
केंद्र सरकार ने तो आज तक कोई कमेटी नहीं बनाई। जिस जिस राज्य का चुनाव आता है वहां वहां पर पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लाने की बात होती है। मध्य प्रदेश मुझे याद है, कर्नाटक मुझे याद है, गोवा मुझे याद है, उत्तराखंड मुझे याद है और उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ सिंह जी का बयान मुझे याद है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि इनका जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट है वो ये कहता है कि फर्टिलिटी रेट डाउन आ रही है, और उसके बाद भी हमने देखा पॉपुलेशन कंट्रोल एक चर्चा का विषय हो सकता है। लेकिन उसके लिए आपको अगर कोई कदम उठाना है तो नवाज शरीफ तो उठाएंगे नहीं, कदम तो आप ही को उठाना है। तमाम राज्यों में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है। 8.5 साल में एक में बिल आया पार्लियामेंट में, वो भी बीजेपी का व्यक्ति लाया, वो भी प्राइवेट मेंबर बिल, राकेश सिन्हा। अगर आप इतने संवेदनशील हैं तो बिल क्यों नहीं बना? बिल के लिए कोई काम क्यों नहीं शुरू हुआ? गुजरात के 3 दिन से पहले आप मुद्दों को डाइवर्ट मत कीजिए। आप केवल ये बताइए मोरबी के गुनाहगार कहां हैं, आप ये बताइए लट्ठा कांड के गुनाहगार कहां हैं, 22 पेपर लीक हुए उनका क्या हुआ? आप इन पर जवाब दीजिए, ये इधर उधर की बात मत कीजिए। ये इधर उधर की बात कैसे? आपको नहीं लगता कि ये देश के लिहाज से एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और इसमें आप टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े कर सकते हैं, लेकिन जो चर्चा हो रही है उसमें कांग्रेस का स्टैंड क्या है? आप साथ हैं या नहीं? मैं बताता हूं। 1977 में भी एक प्रयास हुआ जनसंख्या नियंत्रण का, जिसमें पूरी तरह से फोर्सफुली प्रयास किया गया। लेकिन 1980 में आते आते इसमें जब तमाम स्टडीज आई उसमें आया कि जनसंख्या नियंत्रण के पॉजिटिव इंसेंटिव्स काम करेंगे, और पॉजिटिव इंसेंटिव्स में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को कैसे रोका जाए, कैसे मातृ मृत्यु दर को रोका जाए, उस पर काम किया जाए। उस पर तो कोई काम करेंगे नहीं ये लोग, और शगुफा छोड़ के अरे भाई सरकार आपकी है, आप ही मांग कर रहे हैं, मतलब किसको गुमराह कर रहे हैं? पर आप इसके साथ हैं या नहीं है? मैं तो जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए। ठीक, कानून के माध्यम से अगर आपको करना है तो कानून लाइए। लेकिन जनसंख्या नियंत्रण का जो तमाम सरकारों ने, चाहे वो इंदिरा जी की रही हो, नरसिम्हा राव रहे हो, अटल बिहारी वाजपेयी रहे हो, पहले के शर्मा जी, आपने जो पेट में दर्द की बात उठाई थी कि पेट में दर्द कुछ लोगों के हो जाता है, आलोक शर्मा जी तो इस मंच से, इंडिया टीवी के मंच से कह रहे हैं कि आना चाहिए, हम तो इसके समर्थन में। लाइए, आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? मैं अच्छी बात है यदि आज आलोक जी इस बात को कह रहे हैं, अगर कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और ये कह रहे हैं कि हम जनसंख्या नियंत्रण बिल का समर्थन करेंगे तो अच्छी बात है। लेकिन अच्छी बात ये भी है कि आज आलोक जी ने एक बात को और स्वीकारा है जिसको ध्यान रखना चाहिए कि 1980 से पहले एक बार हमने फोर्सफुली किया था। वो फोर्सफुली लोगों को याद भी होना चाहिए कि किस ढंग से उस समय जो है फोर्सफुली लोगों को ले जा के नसबंदी किया गया और किस तरह दबाव बनाया गया। तो वो जो था उसका परिणाम उन्होंने देखा है। हम फोर्सफुली की बात नहीं करते, लेकिन हम ये कहते हैं निश्चित तौर से आप चिंता न करें, आप चिंता, एक मिनट सुन लीजिए, मैं आपको कह रहा हूं ये बात आप एक बार नहीं कई बार कई विषयों पर हमसे पूछते हैं। हम आपको बार बार बताते हैं कि देखिए हम जो कहते हैं वो करते हैं। हमने कहा था कि राम जन्मभूमि के आंदोलन के बाद कि हम राम मंदिर बनाएंगे, हमने राम मंदिर बनाया, हमने आज भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। हमने कहा था धारा 370 समाप्त करेंगे, हमने धारा 370 को समाप्त किया। इसलिए हम आपको कहते हैं कि जो हम कहते हैं वो करते हैं। यदि हमने मंदिर का वादा किया था तो हमने किया है। तो हम ये कहना चाहते हैं के गुनहगार कहाँ हैं? आज हमारी जनसंख्या को कंट्रोल करने की आप बात कर रहे हैं, तो आपकी सरकार को जब इलेक्शन आता है, जब ये सारी बातें समझ में आती है, ठीक है ज़ैनब जी, इस पर AIMIM का क्या पक्ष है? ज़ैनब जी पहले सवाल सुन लीजिए मैडम, पहले सवाल सुन लीजिए। सवाल का पहले आप जवाब देंगी यानी या फिर आप सिर्फ बोलती रहेंगी? आप पहले सवाल सुन लीजिए। जो जनसंख्या नियंत्रण की बात बीजेपी ने कही है या फिर के शर्मा जी की पार्टी ने कही है, उस पर AIMIM का क्या स्टैंड है? जनसंख्या नियंत्रण जरूरी है या नहीं? ये मुद्दा है या नहीं, पहले आप ये बताइए। मुद्दा है नहीं, इसको बनाया जा रहा है। एक्चुअल में इलेक्शन के पहले भारत देश की क्या स्थिति है उस पर हमें बात करनी चाहिए, हमारी आर्थिक स्थिति क्या है उस पर बात करनी चाहिए, हमारे देश में महंगाई किस कदर बढ़ रही है उस पर बात होनी चाहिए। जस्ट इलेक्शन के पहले ऐसे बिल लाए जाते हैं, लोगों को बरगलाया जाता है और धर्म की राजनीति करी जाती है, और कुछ पर्टिकुलर लोगों को इसमें टारगेट किया जाता है। इसमें धर्म की राजनीति कैसे है? मुझे इस बात पर आपत्ति है। जिस तरह से अभी मेरे भाई ने बोला तो सबकी नहीं की जा रही है बोला था राम मंदिर था, वो हमने किया, ये हमने किया, वो किया। अरे भाई किया, लेकिन अभी जिस हमने किया तो क्यों नहीं बोलेंगे? यदि हमने राम मंदिर बनाने की बात की थी और राम मंदिर बनाया, बन रहा है भारत देश की आधी से ज्यादा जनसंख्या है अरे हम डंके की चोट पे बोलते हैं, हम डंके की चोट पे बोलते हैं कि
गए राम हैं, जन्मभूमि उनके आंदोलन ऊपर बात आप भारतीय नहीं जनता पार्टी करेंगे। ने चलाया था आप बात करेंगे और तो हमने धर्म जो की है राजनीति करेंगे। 130 करोड़ धर्म लोगों के से ऊपर वादा आप किया बात था करेंगे। कि हम राम जन्मभूमि को लेकर चर्चा नहीं कर रही हूँ, मैं राम मंदिर को लेकर चर्चा नहीं कर रही हूँ। के शर्मा जी, आपको भी समझना होगा, आप 27 साल से यहाँ पर सत्ता में, आपसे सवाल कुछ और पूछे जाएंगे। रुक जाइए रोक सर। सके क्या आप लोग? के शर्मा जी, निर्माण को कोई रोक सकता है क्या? के शर्मा जी, स्टैंड तो जानने दीजिए, आप अपने विपक्षियों का साथ चाहते हैं ना। जैनब जी, ये मेरा सवाल नहीं था, आप मुझे इतना बता दीजिए कि बढ़ती जनसंख्या इस देश के लिए समस्या है या नहीं, हाँ या ना? बढ़ती जनसंख्या है, उसको सरकार के हाथ में है, उसको इस पे काम करना चाहिए, ना कि इसको चुनावी मुद्दा बनाना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये सारी चीजों को चुनावी मुद्दे बना के इलेक्शन के पहले लोगों के बीच में लाके एक खास विषय, अगर सरकार कोई कदम उठाएगी जैनब जी, तो आप साथ हैं या नहीं? इनकी पॉलिटिक्स चलती है, आप साथ हैं या नहीं, हाँ या ना बता दीजिए बस। किस तरह से साथ दें इनका? ये बिल आना चाहिए, इस पे काम होना चाहिए कि ये बिल के अलावा अब तो के शर्मा जी, आपकी सारी शिकायतें दूर हो गई। यहाँ आलोक शर्मा जी भी कांग्रेस से हैं और AIMIM जो लगातार आप पर सवाल उठाती है, दोनों कह रहे हैं कि ये मुद्दा है और इस पर आना चाहिए, लेकिन चुनाव से ठीक पहले नहीं सर। नहीं, सुन लीजिए, चुनाव तो ऐसा है यहाँ इस देश में, चुनाव तो 8 साल में लगातार ही चुनाव होते हैं, हर साल में 3-3 चुनाव हो रहे हैं, तो उसमें क्या कहिएगा? हम तो कहते हैं कि एक देश एक चुनाव करा लो, लेकिन उसमें तो ये सहमत होते नहीं है। हम तो कहते हैं एक बार में सारे चुनाव करा लो, लेकिन उस पे ये सहमत नहीं है। 3 दिन रह गए सर, सिर्फ 3 दिन पहले ये बयान सामने आया है। ये बातें तो आएंगी और हर जगह पर जहां भी हमको है, हम जनता के बीच अपने मुद्दे रख रहे हैं। इसके अलावा आप विकास की बात कहते हैं तो डेवलपमेंट के मुद्दे पर ही हम चुनाव लड़ रहे हैं और डेवलपमेंट के मुद्दे पर ही गुजरात की जनता ने हमें 27 साल तक यहाँ सरकार में रखा, 6 बार हमें चुनाव जिताया है। तो फिर यहाँ के आशीर्वाद हमको मिले और आगे भी मिलेंगे, इसके लिए हम कह रहे हैं। और आपको इसलिए अलग करके रखा है क्योंकि जनता आप पर विश्वास नहीं करती। बीच में कोई इंटरवीन नहीं करेगा। मैं आलोक शर्मा जी के पास जा रही हूँ। जैनब जी, अपनी बारी का इंतजार करिए, मैडम अपनी बारी का इंतजार करिए। एक दूसरे के बीच में बोलेंगे तो चर्चा खराब होगी और जनता जो सुन रही है वो भी नहीं समझ पाएगी और ना मेरे दर्शक जो टीवी पर देख रहे हैं ना वो समझ पाएंगे। आलोक शर्मा जी, अब वो कह रहे हैं कि भाई चुनाव तो होते ही है इस देश में, यहाँ तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पर चुनाव होते हैं, तो इसमें आप कैसे जोड़ लेते हैं टाइमिंग को कि चुनाव से ठीक पहले है या ये चुनावी मुद्दा है? तो देश हित का मुद्दा है उनके मुताबिक। मैं समझता हूँ कि ये बहुत गंभीर विषय, ये चुनावी मुद्दा नहीं। 8.5 साल से अगर गंभीरता थी कहीं पर तो बिल क्यों नहीं आया? क्या इन्होंने SC/ST कमीशन से बात की उस बारे में? SC/ST की जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, या बहुत से तबके ऐसे हैं हमारे वर्ग में भी कि जहां पर दूसरे वर्ग से ज्यादा ग्रोथ रेट है, ये केवल शगुफा है और 8.5 साल से कोई किसी रूप में इन्होंने काम नहीं किया, इसलिए सवाल खड़े होते हैं। इन्होंने कहा है 1 नेशन 1 इलेक्शन, अरे भाई बिल कब लाए थे कि किसी ने विरोध कर दिया? 303 सांसद हैं आपके पास, आप बिल लाने हो, पास कराओ उसको। गुजरात, छोटा सा गुजरात, 25 लोकसभा हैं, यहाँ तो 2 चरण में चुनाव हो रहे हैं। किसने रोका था भाई इलेक्शन कमीशन को? कांग्रेस ने रोका था 1 चरण में कराने से। उत्तर प्रदेश अकेला एक चुनाव, स्टेट में 7 चरणों में चुनाव हुआ, बीजेपी ने अपोज किया, बीजेपी ने चिट्ठी लिखी इलेक्शन कमीशन को कि एक फेज में करा दो। गुजरात में भी की आपने चिट्ठी? बताइए जरा। नहीं, आपने लिखी कि एक फेज में करा दो। आयोग का काम है, ये राजनीतिक दलों का काम थोड़ी ना है। चुनाव आयोग तय करेगा कि चुनाव जो है 1 चरण में हो या 2 चरण में हो, उसको जैसी सुविधा होगी। लेकिन क्योंकि आपने जब हमने आप एक चिट्ठी तो लिख सकते हैं, 1 इलेक्शन, आप कभी सहमत नहीं हुए। बाकायदा इसकी चर्चा प्रधानमंत्री हुई सदन के अंदर भी, केवल गोदी मीडिया के अलावा कहाँ चर्चा हुई? बता दीजिए मुझे। उसकी मीटिंग भी बुलाई गई। कहाँ, किसने बुलाई मीटिंग? इसलिए क्योंकि किसने बुलाई मीटिंग नहीं है? अरे बताइए ना भाई, सरकार ने 15 तारीख को ये कमेटी बनाई, मीटिंग बनाई, पर हम काम कर रहे हैं, बेकार हम लोगों से सुझाव भी ले रहे हैं। के शर्मा जी बात कंप्लीट करने दीजिए, मैं वापस आता हूं। के शर्मा जी बात कंप्लीट करने को लेकर इसलिए कहते हैं क्योंकि मैं वापस आपके पास कोई मुद्दा वहाँ मिलता ठीक है। के शर्मा जी मुद्दों पर आ जाते हैं, रुक जाइए। आप चूंकि बार बार मुद्दों की बात कर रहे हैं, गुजरात के मुद्दों पर भी आएंगे और बार बार तो उठाते हैं गुजरात के मुद्दे। 1 नेशन 1 इलेक्शन है, इन्होंने अपने जो मुख्यमंत्री जो 1 साल पहले चुन के आए हैं उनसे पूछ लिया कि वो रिजाइन कर देंगे। 1952 में एक ही साल एक ही समय पर सारे चुनाव शुरू हुए, लेकिन कहीं राष्ट्रपति शासन लगा, कहीं पर चुनाव पहले हो गए, कहीं बाद में हो गए, कुछ नई स्टेट्स बन गई और विधानसभाएं अलग हो गई। 10 साल के बाद फिर वैसी सिचुएशन हो जाएगी। ये जुमले छोड़ दीजिए, आप गुजरात के मुद्दों पर बात कीजिए। आज वो स्मृति ईरानी जी से हम पूछना चाहते हैं, 1100 रुपए का सिलेंडर है, आप कहां पर प्रदर्शन करेंगी? हम पूछना चाहते हैं, मोरबी वाले लोग, हाईकोर्ट रोज फटकार लगा रहा है, वो कहां पर है? और आप 27 साल से, और कल आपने अपना जो ये विकास है, देखिए अभी भी पिछले कुछ दिनों पहले भी यहाँ पर कुछ लोग आए थे, ये अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एरिया का है,
ये पानी की हालत है इनकी इस जून की। कहां पर है विकास? ये विकास है क्या? आप लोगों को ये विकास नजर आता है? एक एक बूंद के लिए पानी तरस रहे हैं लोग यहाँ पर। और जिस तरह से गरीबी को छुपाया जाता है, विदेशी मेहमान आते हैं। आप देखिए, महंगाई की बात नहीं करेंगे, आप पॉपुलेशन कंट्रोल भी कीजिए ना, लेकिन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में गुजरात का क्या हाल है उस पर भी बात कीजिए। आप जो असली रास्ते हैं पॉपुलेशन कंट्रोल के, उन पर काम नहीं करेंगे। आलोक शर्मा जी, लगातार मैं आपसे डिबेट में साथ रहती हूँ आपके, और आप गुजरात के मुद्दों को उठाते हैं और बताते हैं, बीजेपी से सवाल भी पूछते हैं, लेकिन अपने 27 साल की उपलब्धि बताने के लिए बीजेपी के तमाम बड़े नेता, तमाम शीर्ष लीडर्स गुजरात में हैं। चाहे प्रधानमंत्री मोदी को ले लीजिए, चाहे अमित शाह जी को ले लीजिए, चाहे आप कितने भी बड़े नेता को ले लीजिए, स्मृति ईरानी जी को ले लीजिए, आपके बड़े नेता कहाँ हैं? जब 3 दिन रह गए चुनाव में, तब तो आपके अध्यक्ष आए हैं गुजरात। देखिए, मुझे लगता है कि जब बीजेपी को ये लग गया कि हम हार रहे हैं, नहीं तो देश के प्रधानमंत्री को 51 सभाएं करने की क्यों आवश्यकता है? 4 मुख्यमंत्री और 1 दर्जन से ज्यादा केंद्रीय मंत्री यहां पर डेरा डाल रहे हैं, कुर्सियां खाली पड़ी, जनता सुनने को तैयार नहीं, कैंडिडेट त्राहिमाम कर रहे हैं, पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया, 22 कैंडिडेट कांग्रेस से ले लिए, उसके बाद भी आप कह रहे हैं हमने विकास किया। आज डर है, घबराहट है, इसीलिए रोज गोल पोस्ट मोदी साहब बदल रहे हैं, रोज नया गोल पोस्ट आ रहा है। और इस बार जो सरकार है वो गांव से बनकर आएगी, शहरों में हमारी सीटें बढ़ेंगी और गांव में क्लीन स्वीप होगा कांग्रेस। आलोक शर्मा जी इतनी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, यानी कांग्रेस इतनी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है कि आपको अपनी पूरी फौज बुलानी पड़ रही है, 27 साल की उपलब्धि कम पड़ रही है। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मुझे थोड़ा टाइम दीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव को कमजोरी से नहीं लेती, हर चुनाव को मजबूती से लड़ती है, और हमारे शीर्ष नेतृत्व से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लेकर हमारे बूथ तक का कार्यकर्ता चुनाव पे लगता है, और सारे मंत्री लगते हैं और सारे कार्यकर्ता भी लगते हैं। क्यों लगते हैं इसका मैं आपको कारण बता दूं। इसलिए हमारे लोग लगते हैं क्योंकि लोकतंत्र में चुनाव एक महोत्सव है, और जो व्यक्ति काम करता है वही जनता के बीच जाकर बात कर सकता है, वही जनता से मिल सकता है जाकर। आज भारतीय जनता पार्टी ने 27 साल में गुजरात की जनता का विकास किया, 6-6 बार यहाँ की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है। इस समय क्या हम जनता के बीच न जाएं? हमारे बड़े से बड़ा नेता जनता के बीच न जाए? क्योंकि आप डरते हैं जनता से, क्योंकि जनता का आप सामना नहीं कर सकती कांग्रेस पार्टी, और इसीलिए जो है जनता इनको 6 बार से बाहर की हुई है। और केवल यही नहीं, पूरे देश में भी जो है इनको 2.5 राज्यों में लाकर समेट दिए, क्योंकि आप जनता से मिलने का साहस नहीं करते। आप चुनाव के समय केवल आप जो है एक रस्म पूरा करते हैं आकर, और हम जो है पूरी तरह से जनता के बीच जाते हैं, बातें भी करते हैं, और उनके बात को समस्या और समाधान, उसका समाधान। ठीक है, के शर्मा जी, आप समाधान और समस्या की बात कर रहे हैं। अभी ये जो मुद्दा उठा रहे हैं आलोक शर्मा जी, मोरबी का मुद्दा ये बार बार उठाते हैं कि भाई मोरबी पर आप लोग खामोश रहते हैं, मोरबी में जो हुआ उसका जिम्मेदार कौन है, आप तो अभी तक ये नहीं तय कर पाए, जनता के बीच में कैसे जाइएगा? एक चीज बताइए, मोरबी का जो घटनाक्रम हुआ, इसके बाद वहाँ तत्काल जो है यहाँ के मुख्यमंत्री और सब लोग जो है प्रमुख लोग गए, और स्वयं प्रधानमंत्री जी ने समीक्षा की, और उस घटना में जो कुछ हुआ उसके प्रति मेरी संवेदना भी है, हमारी भी संवेदना है, उसकी बाकायदा जांच चल रही है, उसकी कमेटी बनी हुई है, कुछ लोग उसमें गिरफ्तार हुए हैं। और मैं आज पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं गुजरात की जनता को कि कोई भी उसका आरोपी बचेगा नहीं, कोई आरोपी नहीं बचेगा, जो भी आरोपी होगा उसको जो है सजा मिलकर ही रहेगी, ये मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, और होगी, उसकी जांच भी होगी और जांच चल रही है। पर मैं विश्वास देखिए, कांग्रेस बीजेपी के बीच में AIMIM भी है। छोटे से 10 सेकंड बिल्कुल जांच होगी। के शर्मा जी की बात से मैं विश्वास करता हूँ। मैं 2 चीजें पूछ रहा हूँ, लट्ठाकांड की जांच कहाँ तक पहुंची? जयसुख पटेल अमेरिका में है या इंडिया में? तीसरी चीज, उस कमेटी का चेयरमैन कौन है, उसका नाम बताइए। चलिए ठीक है, इस सवालों का जवाब के शर्मा जी दें, उससे पहले नाम बताइए ना, इनसे पूछिए उस कमेटी का नाम क्या है, कौन लोग हैं? कमेटी भंग हो गई, कमेटी है ही नहीं, कमेटी का चेयरमैन का नाम बताइए। मैं इसलिए कहता हूँ अरे भाई, कमेटी का चेयरमैन का नाम जांच चल रही है उसकी, कौन कर रहा है जांच में आएंगे, पिट्ठू लोग कर रहे हैं सरकार के, IAS IPS अधिकारी जांच करेंगे क्या? आलोक शर्मा जी, देखिए AIMIM भी है, आप उन्हें क्यों बार बार भूल जाते हैं? वो तो आप पर भी सवाल खड़े करते हैं, कांग्रेस पर भी, और बीजेपी जरा उनको चर्चा में ले आते हैं, उनकी बात भी महत्वपूर्ण है। ज़ैनब जी, असदुद्दीन ओवैसी साहब आते हैं तो एक विशेष वर्ग की बात ही वो तमाम सभाओं से कर रहे हैं, वो बार बार कह रहे हैं कि कांग्रेस का भी चरित्र ऐसा हो गया है कि वो भी अब बहुसंख्यकों की राजनीति करने लगी है, और बीजेपी को तो आप पानी पी के कोसते ही हैं। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब कौन सी राजनीति करना चाहते हैं? एकाएक चुनावों में गुजरात की याद क्यों आती है, और 13 सीटों से आप क्या कर लीजिएगा?
मैं यही कहना चाहूँगी कि भारत के बंधारण के अंदर सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। तो जब दूसरी पार्टियां भी यहाँ पे आके चुनाव लड़ती हैं तो ये सवाल उनसे क्यों नहीं किया जाता? ये सवाल आप उनसे भी कीजिए ना। तो ये सिर्फ सवाल अगर मुसलमान अगर अवैसी मुस्लिम है तो उससे ये सवाल किया जाएगा। नहीं, मुसलमान शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। ये है ना, वही चीज हो रही है आपको। अगर आप वाले आके चुनाव लड़ते हैं तो उनको सिद्ध अधिकार है, जन्मसिद्ध अधिकार है। भारत देश ने सबको इजाजत दे रखी है, वो पूरे भारत में कहीं पे भी जाके चुनाव लड़ सकते हैं। सरकार बनेगी। तो आप मुझे बताइए 13 सीटों में आप कौन सी सरकार बना लेंगे? इसलिए मैंने सवाल पूछा था जी आपसे। आप चुनाव लड़िए, लोकतंत्र में आपको अधिकार है। आप मुझे बताइए 13 सीटों से कौन सी सरकार बना लेंगे? बंधारण को बचाने के लिए पार्टी पूरे भारत देश में काम कर रही है, तो ये भी हमारा अधिकार है, इसलिए हम यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं। और अवैसी का भी अधिकार है वो यहाँ पे आके लड़े। मैडम, आपके अधिकार के लिए नहीं कह रही मैं, से पहले सुनिए, मैं ये नहीं कह रही आपका अधिकार है या नहीं, मैं कह रही हूँ 13 सीटों में आप गुजरात को कौन सा न्याय दिला देंगे? आप कैसे बीजेपी को रोक पाएंगे या कैसे आप कांग्रेस को रोक पाएंगे? जब बीजेपी ने अपनी चुनावी रणनीति स्टार्ट की थी तो बीजेपी भी 2 सीटों से जीती थी और आज इतने दिन के बाद वो यहाँ पे एस्टेब्लिश है, तो क्यों हम नहीं कर सकते? हमने 4 चुनावी कैंडिडेट अभी मैदान में उतारे, इंशाल्लाह इनकी कामयाबी के बाद और भी उतारेंगे। लेकिन एक साथ धाड़ा उतार के वहाँ पे कुछ करने से बेहतर है कुछ तो करने की कोशिश करें। हम लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं बीजेपी कांग्रेस? किसी को कुछ नुकसान, हम यहाँ चुनाव जीतने के लिए आए, किसी को हराने के लिए नहीं आए। चलिए, ये तो साफ कर दिया के शर्मा जी, वो हराने के लिए नहीं, चुनाव जीतने के लिए आए हैं। 13 सीटों पर एआईएम मजबूती से चुनाव लड़ रही है। लेकिन वो जो सवाल आलोक शर्मा जी ने पूछा था, वो सवाल मैं आपसे भी पूछ रही हूँ कि मुद्दों पर बात करिए ना। जब अब चुनावी रैली हम देख रहे हैं, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, कभी हिंदू मुस्लिम, कभी औकात शब्द का इस्तेमाल, कभी किसी और शब्द का इस्तेमाल, मुद्दे गुजरात के गौण हो रहे हैं, विकास कितना आपने किया ये आप दिखाइए जनता को। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। हम तो डेवलपमेंट की ही बात कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी डेवलपमेंट पर ही जो है घंटे भाषण करते हैं। एक मिनट, आप बीच में मत बोलिए। कोई इंटरवीन नहीं करेगा, सब सुन रहे हैं, क्लियर बात तो मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि हम तो विकास पर ही बात कर रहे हैं। लेकिन किसने कहा था? हमने कहा था क्या कि आप माननीय प्रधानमंत्री जी को, जो गुजरात के लाल हैं, उनको ये कहें कि आपकी औकात दिखा देंगे? ये हमने कहा है क्या? ये तो कांग्रेस के लोगों ने कहा ना। ये मुद्दे जो लेकर आते हैं तो कांग्रेस के लोग लेके आते हैं। इनका एक विधायक कैंडिडेट जाके कहता है कि जो है केवल अस्पताल बनेंगे तो मुस्लिम क्षेत्रों में हम बनाएंगे। तो ये हम लेके आ रहे हैं क्या? हिंदू मुस्लिम तो ये लेके आ रहे हैं। हम तो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, औकात दिखाने की बात। औकात तो अभी देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को कि हम उनको औकात दिखा देंगे। अरे औकात तो आपको जनता दिखा देगी, और औकात आपको दिखा दिया है कि आपको पूरे देश में केवल 2.5 राज्यों में समेट कर रख दिया है। सवाल आलोक शर्मा जी, फिर मैं वहीं से स्टार्ट करूंगी। जैसा के शर्मा जी ने भी कहा था कि हम तो विकास पर भी बात करेंगे, हम उन शब्दों पर भी बात करेंगे जिन शब्दों का इस्तेमाल कांग्रेस नेताओं की तरफ से हो रहा है। मानेंगे आप कि इन चुनावों के बीच में जब विकास की बात होनी चाहिए, मुद्दों की बात होनी चाहिए, तो ऐसे कुछ लीडर्स हैं जो खुद ही सेल्फ कॉल कर देते हैं और उसका फायदा बीजेपी उठा लेती है? देखिए, पिछले चुनावों तक ऐसा देखा गया था कि बीजेपी इस तरह के मुद्दों को चुनकर और गुजरात की जनता को गुमराह कर देती थी। इस बार गुजरात की जनता समझ चुकी है। अब गुजरात की जनता ये भी पूछ रही है कि भाई हार्दिक पटेल ने तो मोदी जी को यमराज कह दिया था, फिर उसको आपने कैंडिडेट क्यों बना दिया? हार्दिक पटेल ने जनरल डायर अमित शाह जी को कहा था, क्या सच है कि नहीं? और वो कपिल मिश्रा इनका दिल्ली में कैंडिडेट रहा, उसने तो कहा कोई लड़की का पीछा पता नहीं क्या कहानी सुनाई थी। वो सब इनके कैंडिडेट हो जाते हैं। तमाम जिनके लिए सीडी निकालते हैं वो बीजेपी के चीफ मिनिस्टर हो जाते हैं। तो अब जनता इनको समझ चुकी है। प्राची जी, मैं 3 चीजें यहाँ पर मैं कहूंगा कैमरामैन से कि एक बार वो देखें। पहला तो यह है मेरा कि गुजरात इस बार इनको बिल्कुल माफ नहीं करेगा। भाजपा इस बार गुजरात के पार चली जाएगी, गुजरात से बाहर चली जाएगी। आम आदमी पार्टी जो इनकी बीजेपी की टीम है वो 0 पे सिमट जाएगी। और अगर आम आदमी पार्टी को एक भी सीट मिलेगी तो मैं इंडिया टीवी पर आकर प्राची जी के शो में कहूंगा कि मेरा राजनीतिक जो अनुभव है वो कमजोर है। और इस बार आखिर में मैं कांग्रेस का दिखा रहा हूं, इसको भी इंडिया टीवी पूरा सेव कर ले। इस बार कांग्रेस पार्टी 125 के पार जाएगी और इस बार सरकार गांव से बनकर आएगी। शहरों में हमारी संख्या बढ़ेगी और गांव में हम क्लीन स्वीप करते हुए आएंगे। ऐसा ही पेपर अरविंद केजरीवाल भी दिखा रहे थे, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिख के उन्होंने दिया है, अब की बार गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार। देखिए, उन्होंने वहां पर भी दिया था उत्तराखंड में। उनके जो सीएम कैंडिडेट थे वो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, शायद इन्होंने प्लांट किया होगा वहां पर, भाई है ना। उसके बाद फिर गोवा में भी सरकार बना रहे थे, फिर हिमाचल में भी बना रहे थे।
आम आदमी पार्टी की आज ये सिचुएशन है कि 50 से ज्यादा कार्यालय उनके कैंडिडेट के बंद हो चुके हैं और आज वो पूरी तरह से बैकआउट करके अपने तिहाड़ वाले मामले को पूरा सुलटा रहे हैं। आज ठीक है के शर्मा जी, फिर से बात घूम फिर के इस बात पर आ गई कि आप 27 साल की उपलब्धियों के साथ साथ आपको छोटे और बड़े भाई की भी जरूरत पड़ रही है और बी टीम और सी टीम आपके इन चुनावों में नजर आ रही है, आम आदमी पार्टी हो या फिर AIMIM हो। देखिए, पहले तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि आलोक भाई जो है आप भविष्यवक्ता भी हो गए हैं और तो क्या इसलिए भविष्यवक्ता है, एक प्रवक्ता से भविष्यवक्ता हो गए हैं, वो लिख लिख के बता रहे हैं कि ये भविष्यवाणी कर रहे हैं। अच्छी बात है, आपको भविष्यवाणी करनी चाहिए क्योंकि भविष्यवाणी में ही आप खुश हो। जनता जो रिजल्ट आएगी 8 को तो आपको पता चली जाएगा। जैसे 27 साल से बाहर है वैसे इस बार भी जनता बाहर करने वाली है। अभी एक नारा ये लगा रहे थे कि अब की बार गुजरात के पार भाजपा होगी, गुजरात लेकिन आप कभी एनालिसिस विश्लेषण कीजिए, 27 साल की गुजरात की जनता ने आपको गुजरात के पार कर रखा है। 6 बार के चुनाव में जो गुजरात से पार कर दिया है, आपको पूरे देश भर में लगातार जो है हरा रही है। आपको तो देश से भी बाहर करने की स्थिति बन रही है कि आपके साथ दल टिक पाए या नहीं टिक पाए। यही कारण मुझे लगता है कि राहुल गांधी जो है गुजरात आने से भी डर रहे हैं कि अभी हिमाचल तो गए ही नहीं, वो बेचारे डर उससे कि हार का एक और ठीकरा हमारे सर में फूट जाए कहीं। तो इसके कारण से जो है अब वो गुजरात छोड़ के भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं, वो भी किसके साथ? चलिए, राहुल गांधी कहीं भी रहे, बीजेपी उन्हें कांग्रेस वालों से ज्यादा याद कर लेती है। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह के नारे लगाते हैं, उनके साथ वो जो है भारत जोड़ने निकले हैं। अच्छी बात है, कम से कम थोड़ा भ्रमण करने निकले हैं, अपने पूर्वजों के कुकर्मों का प्रायश्चित उनको समझ करने तो अच्छा होगा। गुजरात पे लौट इस आधार पर क्षेत्रवाद के आधार पर देश को बांट दिया, इस तरह से जातिवाद के आधार पर देश को बांटा। इनके गुजरात पर बात करते हैं ना, आप गुजरात में हैं, आप गुजरात में हैं, गुजरात पर बात करते हैं। बात करूंगा, लेकिन गुजरात भी उसी से प्रताड़ित रहा है। अरे सुन तो लीजिए, कांग्रेसी नेताओं से यहाँ हार्दिक पटेल पर जवाब दीजिए। यहाँ के ही लोग हार्दिक पटेल पर जवाब दे दीजिए। हुआ करते थे हार्दिक पटेल पर, साल से आप देख रहे हैं। हार्दिक पटेल पर जवाब दे दीजिए के शर्मा। देशद्रोही था, अगर वो आप वॉशिंग इतने मशीन में धुल गया आश्वस्त कि थे नहीं? अपनी जीत के लिए तो आपको हार्दिक पटेल की जरूरत क्यों पड़ गई? आपको देशद्रोही कांग्रेस के था वो तमाम 6 महीने कार्यकर्ताओं, पहले तक। तमाम नेताओं की जरूरत क्यों पड़ गई? उनको क्यों टिकट देकर अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर बैठा दिया? नहीं, सुन लीजिए, मैं एक बात आपको बता दूं। देखिए, किसी भी राजनीतिक दल का विस्तार करना ये उस राजनीतिक दल का एक कार्य होता है। हम ये कह रहे हैं, यदि कोई राजनीतिक दल में आता है और अपनी गलतियों को स्वीकार कराता है, जब उसे लगता है कि मुझे इनके विचारों से मैं संभावित हूं, तो उसने आकर यदि ज्वाइन किया तो ठीक है, हम उसको स्वीकारते हैं कि ठीक है भाई, कोई भी ज्वाइन कर सकता है। यदि वो हमारे विचारों से जुड़ा है, आपके साथ जुड़ा था, तो जो कर रहा था जनता देख रही थी, तो जनता ने उसका हिसाब दे दिया। आपने अध्यक्ष बनाया, आपको जो है छोड़ के वो निकल लिया क्योंकि उसे पता था कि इनके साथ तो और डूब जाना है। तो इसलिए यदि उसे भविष्य कहीं दिखा तो आया तो हमने स्वीकारा है उसे। वो तो आपके कुकर्मों को जब उन्होंने देखा, आपके जो है राष्ट्र विरोधी विचारधाराओं को देखा, तो उसे समझ आया। के शर्मा जी, यानी अपने परिवार को बढ़ाने के लिए विचारधाराओं से कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है, ये आप जरूर बता रहे हैं। हमारे साथ है तो हमारी विचारधारा के अनुसार काम। चलिए ठीक है सर, विचारधारा बड़ी जल्दी बदलती है चुनावों में, ये जरूर देखने को मिलता है। जैनब जी, AIMIM की अगर बात करें तो आप पर सीधा आरोप ये लगता है, आप कितना भी बोल लीजिए कि बीजेपी ये करती है, बीजेपी वो करती है, बीजेपी ने 27 सालों में कुछ नहीं किया, लेकिन कांग्रेस की नजर में आप रहेंगी इनकी बी टीम में? सी टीम। चलिए, बी टीम आम आदमी बात सुनिए। सी टीम, जब मुसलमान अगर इनको वोट करता है तो उसमें बी सी कोई टीम नहीं आएगी। अरे ऐसे जेड तक नाम दे दो, अगर मुसलमान उसका अधिकार मांगेगा तो कांग्रेस उसको बी टीम सी टीम कहेगी। क्यों ऐसा? मुसलमान के वोट अच्छे लगते हैं, आपके साथ खड़े रह के अगर वो हिस्सेदारी मांगेंगे तो बी टीम। चलिए, मैं एक छोटा सा सवाल अपनी बहन से पूछ लेता हूँ, ये ईडी सीबीआई सबके यहाँ जाती है, ओवैसी के यहाँ नहीं जाती, क्या कारण? अरे ओवैसी जी कानून को समझते हैं, वो बैरिस्टर हैं, उनके ऊपर कोई ऐसे ही नहीं जा सकता। नहीं, वैसे सुनने में आया कि बीजेपी की आपकी सेटिंग है, कौभांड किए, ओवैसी के यहाँ कभी नहीं जाएंगे हम। नहीं किए। कांग्रेस की सरकार में जो कौभांड हुए सारे जनता जानती है। भाई, अब तो 27 साल हो गए, अब तो भाजपा से हाथ मिला लिया आप लोगों ने। 27 साल से गुजरात की जनता आपको नकार चुकी है। बिल्कुल, भी आप उसको हम कह रहे हैं कि भाई हमसे गलती हुई, गुजरात की जनता ने तो फिर भी प्यार दिया। अब जनता परिवर्तन चाहती है, जनता अपनी हिस्सेदारी चाहती है, जनता अपना विकास चाहती है। जो लोगों को आप 13 सीटों पर
वो अपनी हिस्सेदारी की बात करते हैं। ठीक है, तो आप 13 हजम सीटों नहीं के होते। साथ नहीं, ये हम तो जनता केवल कह रहे हैं ईडी सीबीआई ओवैसी क्या नहीं जाती, बाकी सब क्या जाते, क्या कारण है? सरकार में अच्छा हमारी रुकिए, हिस्सेदारी जैनब जी, यानी मांग सकते 13 हैं। सीटों के साथ आप जनता के साथ न्याय करेंगे, लेकिन आलोक शर्मा जी, राहुल गांधी को इतना आप लोग याद नहीं करते जितना बीजेपी याद कर लेती है। सवाल ये है कि गुजरात में तो चुनाव है, 2 दिन रहकर चले गए। अरे आप भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, आप कह रहे हैं अपार सफलता मिल रही है, तो कुछ और दिन गुजार लेते गुजरात में। नहीं, बिल्कुल, वो पहले भी आए हैं, 1 महीने 1.5 महीने पहले भी आए हैं यात्रा से पहले। दिल्ली की मॉनिटरिंग भी उनकी है और भारत जोड़ो यात्रा गुजरात के चुनाव से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए। मैं समझता हूं कि गुजरात का जो चुनाव है, पूरी लीडरशिप यहां पर है, 2 मुख्यमंत्री हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं, वर्तमान के अध्यक्ष हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, इंचार्ज हैं, पूरी कांग्रेस यहां पर है। लेकिन हम तो ये पूछ रहे हैं, पर आप सवाल क्यों खड़े कर देते हम हैं? केवल ये पूछ रहे हैं, 27 साल में अगर इतना विकास किया तो बाहर से मुख्यमंत्री क्यों बुलाने पड़ रहे हैं प्रचार के लिए? उनसे ऊटपटांग स्टेटमेंट यहां पर क्यों दिलवानी पड़ रही है? अब मैं कहूं कि मोदी साहब का चेहरा जो है वो आसाराम बापू से मिलता, अच्छा लगेगा किसी को? मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं वो, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन ये लोग केवल और केवल मुद्दों को भटकाया कैसे जाए उस पर पूरी ताकत लगाए हुए हैं। आपके भी तो नेता भटका रहे हैं, आपके 2 प्रत्याशियों के बयान आ गए, एक तो चंदन ठाकुर का आया था, वो 2 साल पुराना बयान है। एक इंद्रनील राजगुरु का है। मैं फिर कहूंगा वो 2 साल चलिए, पुराना वो 2 बयान साल है। पुराना है। अभी पिछले शो में भी मध्य प्रदेश का एक बयान आपने दिखाया था इंडिया टीवी पर, वो डॉक्ट्राइन वीडियो निकला। चलिए, वो बाद में। डॉक्टरेट निकला, हमने ठीक है, उस वीडियो उसके की बाद- पुष्टि नहीं की थी वैसे आलोक शर्मा जी, नहीं, मैं बता पुष्टि दूं आपने नहीं की, लेकिन इंडिया टीवी ने पूरा शो किया। अब उसमें दिखाया ना FIR हो सर, रही है। सवाल खड़े किए, वो तो उसमें जांच का विषय FIR था, हो रही है, हमने उसके अंदर कहा। बताइए। अब सुनिए, आप इंद्रनील राजगुरु पर क्या कहिएगा? अब उन्हें एक मंच से धार्मिक बातें करने की क्या जरूरत है कि सोमनाथ में अल्लाह है और अजमेर में महादेव है? ये बातें करने की जरूरत क्या पड़ रही? मुद्दों पर ही बात करिए। आज मोदी साहब का मन की बात कार्यक्रम सुन रहा था मैं 11 बजे। उन्होंने कहा ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, उन्होंने भजन पूरा चलाया महात्मा गांधी जी का। तो मोदी जी भी अल्लाह की और ईश्वर की बात क्यों कर रहे हैं? मैं पूछने लग जाऊं तो ठीक रहेगा क्या? आज उन्होंने एक भजन चलवाया ना, मन की बात में आज का ही है, बापू का भजन है, सब गाते हैं। इंद्रनील ने क्या कहा? उन्होंने कहा सब जगह, और हम तो हिंदू सनातनी हैं, कण कण में भगवान व्याप्त है, नहीं है क्या? पूछिए तो आप एक चुनावी सभा से धार्मिक और मजहबी नारे लगवा देंगे क्या आलोक शर्मा जी? ये जायज है क्या? ये जायज है क्या? एक चीज मैं आप धार्मिक नारे लगवा देंगे एक चुनावी मंच से? आप जहां से आपको मुद्दे उठाने चाहिए, आपको बताना चाहिए आपके लिए क्या बेहतर है, वहां से आप मजहबी और धार्मिक नारे लगवाए गए। सुनिए ना, मुझे बताइए प्राची जी, कल जब इनका मैनिफेस्टो लॉन्च हो रहा था तो जय श्री राम के नारे लग रहे थे, हमने तो कोई आपत्ति नहीं खड़ी की। कोई भी किसी भी धर्म को मान सकता है, जाति को मान सकता है, मजहब को मान सकता है। क्या इनके यहाँ जय श्री राम के नारे लग रहे थे कि नहीं लग रहे थे? किसी ने ऑब्जेक्शन किया? के शर्मा नहीं किया ना। और ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, फिर तो मोदी साहब ने आज मन की बात में कहा। अच्छा सुनिए, ये भक्ति गलत दिखाएं, बात है। पहले सवाल ये मोदी साहब पर सवाल खड़े करने बंद कर दीजिए आप लोग। ये अगर भक्ति दिखाएं, राहुल गांधी जी अगर मंदिर जाएं, राहुल गांधी जी अगर आरती करने लगे, तो आप लग जाती है आपकी पूरी फौज ये बताने के लिए कि कौन असली कौन नकली हिंदू है। ऐसा क्यों? आपको अपनी ही आस्था असली क्यों लगती है? मैं जवाब दे देता हूँ इनको, शांत हो जाए थोड़ा। मैं इतना ही कह रहा हूं कि जब राहुल गांधी या प्रियंका गांधी देवी माँ बन के ओढ़नी ओढ़ के और इस तरह का पाखंड करते हैं तो पूरा देश जान रहा होता है कि ये पाखंड है, क्योंकि पाखंड जो है वो जिस ढंग से बैठते हैं, उन्हें हिंदू रीति से बैठना नहीं आता कि पूजा में कैसे बैठा जाता है, ना उन्हें पूरी तरह से वो उल्टा ओम ओढ़ लेते हैं, तो इसलिए यह पाखंड दिखता है। और जहां तक जो है मोदी जी, माननीय मोदी जी का प्रश्न है, तो वो तो आप आज से नहीं, शुरू से देख रहे हैं कि वो मंदिरों में जाते हैं, पूजा करते हैं। और केवल यही नहीं, हम तो जो है मंदिरों में हमारे हर नेता जाते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, इसलिए इनका पाखंड अब दिखता है कि जब कोई पहले कोई तिलक लगाता था, कोई भगवा कपड़ा ओढ़ लेता था, तो आप उसको सांप्रदायिक ठहरा देते थे, आप हिंदुओं को आतंकवादी कहते थे। आप ही थे जो कहते थे कि भगवान राम का अस्तित्व नहीं है। उसमें आपने हलफनामा दिया कोर्ट में जाकर, इसी के लिए आपने मंदिर जो है, इसीलिए राम मंदिर का विरोध किया आपने। तो जो लोग राम मंदिर का विरोध करते हैं, जो लोग हिंदुओं को आतंकवादी कहते हैं, जो लोग भगवा तिलक का जो है अपमान करते हैं, और मैं आपकी सारी बातें मान भी लूं के शर्मा जी, वो ओढ़ के शर्मा जी, तो कौन नहीं कहेगा? 1 मिनट के लिए मैं आपकी सारी बातें मान भी लूं,
लेकिन अगर कोई मंदिर, मुझे फिर भी ये तर्क समझ में नहीं आया कि उसके बाद भी अगर कोई मंदिर जा रहा है, भगवान के सामने हाथ जोड़ रहा है, तो उसमें आपको जरूरत क्या है? आप पूरे सोशल मीडिया पर लग जाते हैं ट्रोल करने के लिए। आप गुजरात चुनाव पर फोकस रखिए। आपकी राहुल गांधी पर इतनी नजर क्यों है, जबकि आप कहते हैं हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है? बता दूं, चुनाव केवल एक मुद्दे पे तो होते नहीं है, हाँ। मुद्दे है। सुन लीजिए, मैं आपको बता दूं, चुनाव में 20 प्रकार के मुद्दे आते हैं, कई मुद्दे आते हैं। लेकिन मैं जो बात आपसे पूछ रहा हूं कि आज से 10 साल पहले जब भगवान राम के अस्तित्व पर इन्होंने एफिडेविट सबमिट किया कोर्ट के अंदर, और ये जब इन्होंने तिलक लगाने वाले या भगवा कोई वस्त्र ओढ़ ले, या सरस्वती वंदना हो या गणेश वंदना हो, जब उसका विरोध करते थे, तो आज ये कैसे जो है मंदिरों में जाकर पाखंड रचते हैं? मैं जैनब जी के पास जाऊं, उससे पहले आलोक शर्मा जी, इस पर जवाब आपका बनता है। आप अचानक कैसे बदल जाते हैं? आप बीजेपी की राह पर चलते हुए क्यों नजर आ रहे हैं? मैं उत्तर देता हूं। आप सुन लीजिए के शर्मा जी। देखिए, मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट बीजेपी के इशारे पे नहीं चलता है, ये पूरा देश जानता है। तो राम मंदिर का फैसला सुप्रीम कोर्ट का है, वही स्टैंड हमारा था कि सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगा उसको मानेंगे। पूरे देश ने माना। नहीं किया, नहीं आपने किया। वकील नहीं खड़े अरे किए, वकील हमारे नहीं थे, आपने एफिडेविट ना नहीं दिया, बीजेपी ना आपने बीजेपी राम मंदिर के लिए के शर्मा जी बीच में नहीं, के शर्मा जी बीच में नहीं, देखिए, ना कांग्रेस उस केस में पार्टी थी, ना बीजेपी पार्टी थी, ना हमने एफिडेविट दिया, ना इन्होंने एफिडेविट दिया। इतना ज्ञान तो होना चाहिए। क्या बीजेपी पार्टी थी उस केस में? बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ बीजेपी उस केस में पार्टी थी। बिल्कुल, कहाँ थी? आप सरकार की बात कर रहे हैं, आप रामलला वाले केस में मैं आपको समझा। अरे नहीं थी पार्टी। अरे भाई सुन तो लो, ना कांग्रेस पार्टी थी, ना बीजेपी पार्टी थी। अब वापस किसने चलाया? अरे भाई सुनिए ना, सुनिए ना, मैं फिर कह रही हूँ, राम मंदिर पर चर्चा नहीं है मेरी सर। सरकारें के शर्मा जी उससे बाहर नहीं जा पाएंगे ये लोग। के शर्मा जी सब देख रहे हैं, मुद्दे की बात होने दीजिए। के शर्मा जी, आपने अपनी बात रखी, आलोक शर्मा जी सुन रहे थे, अब आलोक शर्मा जी को आप वापस कहता हूँ। अरे भाई, अभी तमाम फोटोग्राफ आ गए। आपने कहा राहुल गांधी जी ने गलत आरती की, मोदी जी का सेम पोज में जब फोटो आ गया तो आप चुप हो गए। कौन कैसे पूजा कर रहा है वो भी उसका अपना निजी मामला है। हम तो ये कहेंगे, मैं अगरबत्ती लगाऊं, आप धूप बत्ती लगाओ, कोई दिया लगाए, इस पे कोई विवाद है क्या? विवाद इस बात पर है कि गुजरात में 10,000 करोड़ का कर्जा था, वो कर्जा 4 लाख करोड़ कैसे हो गया, ये बताइए। विवाद इस बात पर है कि 22 पेपर आउट हुए और एक भी आदमी जेल में नहीं गया। विवाद इस बात पर है कि यहां पर मुंद्रा पोर्ट पर लगातार ड्रग्स पकड़े गए लाखों करोड़ के और एक भी बड़ी मछली नहीं पकड़ी गई। विवाद इस बात पर है कि अहमदाबाद चाइल्ड रेप के केस में 6ठे नंबर पर आ गया। विवाद इस बात पर है कि जो गुजरात आज से 20 साल पहले एफडीआई में 1 नंबर पर था, वो 6ठे नंबर पर कैसे पहुंच गया। विवाद इस बात पर है कि जेपी नड्डा साहब झूठ क्यों बोलकर गए। अब विवाद इस बात पर है कि आप संकल्प पत्र की जगह आप जिस तरह के कागज लेकर आ रहे हैं उसमें 50% वही है जो पिछली बार था। विवाद इन चीजों पर है। पिछला घोषणा पत्र पढ़िए, क्या क्या आपने वायदे किए और क्या क्या पूरा हुआ। विवाद इस बात पर है कि 6,000 स्कूल आपने बंद कर दिए। आलोक शर्मा जी, मेरे पास वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन सवाल यही था कि जब इतने सारे मुद्दे हैं तो इन मुद्दों पर रहिए। जो मुद्दे भटकते हैं इससे जनता ही ठगी महसूस करती है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि आखिर गुजरात चुनाव के असल मायने क्या है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।